नमस्कार मित्रों, गोष्ठी विद अतुल में आपका एक बार पुनः स्वागत और बहुत बहुत आत्मिक अभिनंदन। पुस्तक समीक्षा के इस कार्यक्रम में आज हम जिन दो व्यंग्य संग्रहों की बातचीत करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला व्यंग्य संग्रह है डॉक्टर मुकेश असेमित का अंतिम दर्शन का दर्शन शास्त्र। अंतिम दर्शन का दर्शन शास्त्र व्यंग्य संग्रह भावना प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है 2026 में। इसका मूल्य 350 रुपया है और इसमें लेखक के तकरीबन 30 व्यंग्य सम्मिलित हैं। अपने भूमिका या अपनी बात में डॉक्टर मुकेश असेमित ने कहा है कि मेरी हर रचना समाज की गोद में जन्म लेती है। अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहते हैं कि समाज की कोई भी चूक मुझे व्यंग्य का विषय लगती है और मेरी कोई भी टिप्पणी समाज की चूक ही लगती है। लेखक ने अपने विचारों को रखते हुए आगे कहा कि हास्य को वो व्यंग्य का एक अनिवार्य हिस्सा मानते हैं, लेकिन खोखले और फूहड़ हास्य को नहीं, विचारणीय चिंतनशील हास्य को। वे लिखते हैं कि व्यंग्य का एक ही ध्येय है मेरे, पाठक एक बार मुस्कुरा दे और उस मुस्कान में एक पल को सोच भी ले। कई विषयों पर इसमें व्यंग्य समाहित है। एआई के ऊपर व्यंग्य है, साहित्यिक संस्थाओं सामाजिक संस्थाओं पर व्यंग्य है, शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग्य है, राजनीति पर हैं और सामाजिक राजनीतिक विषयों में जहाँ तक दिखाई पड़ता है डॉक्टर मुकेश असेमित कुछ ज़्यादा मुखर होकर दिखाई पड़ते हैं। डॉक्टर मुकेश असेमित ने अपने व्यंग्यों के साथ यहाँ पर कई प्रयोग किए हैं। कुछ व्यंग्य संवाद शैली में लिखे हैं, कुछ एक दो व्यंग्य नाट्य शैली में भी हैं, एक व्यंग्य जो है वो पैरोडी शैली में भी लिखा गया है और इस तरह से अलग अलग व्यंग्यों में अलग अलग प्रयोगों के माध्यम से मुकेश असेमित ने अपनी बात को कहने की कोशिश की है। संसदीय गलियारों में दिवंगत कवियों का महासम्मेलन, इस व्यंग्य में वो अपनी बात को एक अलग तरीके से पैरोडी शैली में रखते हैं। सुमित्रानंदन पंत अगर होते और वो वहाँ बजट के ऊपर आधारित विषय पर कविता पढ़ते तो क्या कहते, कोषागार में छिपा बसंत, महलों में बिखरी मधुगंध, विप्र कृषक श्रमिक हैं सूने, बजट बसंत या निर्मम दंड। और इसी तरह अगर दिनकर जी होते तो वो क्या कहते, है बसंत या ज्वालामुखी ये प्रश्न बड़ा विकराल, रोटी दाल को मोहताज है हुआ महंगा हर माल। तो कोशिश की है मुकेश असेमित ने कि व्यंग्य लिखने में अलग अलग शिल्प का प्रयोग किया जाए। उनका एक व्यंग्य है जिसका शीर्षक है ट्रैफिक चौराहे की टेरिफिक पुलिस और उसमें एक बड़ी खूबसूरत पंचलाइन है, अब समझ में आया नहीं कि नहीं मित्र, और इस देश में जिम्मेदार नागरिक होना सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इस देश में ईमानदार आदमी से बड़ा अपराधी कोई नहीं, क्योंकि वो दुनियादारी को लेन देनदारी से नहीं ईमानदारी से चलाना चाहता है। इसी तरह से एक उनका व्यंग्य है राम बाहर तो निकल, इसमें उन्होंने शिल्प का प्रयोग किया है, बिना मात्रा के लिखने की कोशिश करी है। तेरा मरना ही सिस्टम की मृत आत्मा के लिए सीपीआर जैसा काम करता है। सिस्टम को 2-4 घंटे के लिए कुछ सांस देने का काम कर। एक और व्यंग्य है वात की खाद खाते हैं वो वात और वात के रोगी। यद्यपि शीर्षक थोड़ा सा लंबा हो गया है लेकिन बहुत
सुंदर पंचलाइन इसमें है, वायु अगर घुटनों में जा घुसे तो आदमी लंगड़ाने लगे, पेट में हो तो अपच, बदहजमी, गैस की समस्या, और यदि वही वायु मस्तिष्क में चढ़ जाए तो वह वात न रहकर वात बन जाती है, और वात का रोगी सिर्फ मानसिक रूप से नहीं सामाजिक रूप से भी बीमार माना जाता है। जो बीमार नहीं है उसे बीमार साबित करो, यही असली बात का प्रचार है। एक व्यंग है, लोकतंत्र की गाड़ी चल पड़ी पम पम पम, और इसमें एक जगह वो लिखते हैं, टीवी स्क्रीन पर पुराने सपनों की रील बार बार चलती रहती है, हर स्टेशन पर वही नारे और गीत सुनाई देते हैं, नया भारत बन रहा है। एक बड़ा अच्छा व्यंग है जो पूरा व्यंग व्यंजना में है और उसमें वर्णनात्मक शैली से बचने की कोशिश भी की गई है, माखन लीला। माखन खाने और खिलाने का काम अनवरत चल रहा है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ की नींव में माखन खूब डाला जा रहा है, इसी से लोकतंत्र के चारों स्तंभ मजबूत बने हुए हैं। कुछ के पास माखन है लेकिन वो चाहते हैं कि सारा माखन वो खुद ही खाएं, तो उन्होंने माखन लगाने का काम पकड़ लिया है। कभी कभार लगाने के लिए उधारी का माखन भी ले लेते हैं। माखन लगाना माखन खिलाने से भी ज़्यादा कारगर साबित हो रहा है। तो जहाँ पर वो व्यंजना से बात करते हैं वहाँ पे बहुत गहरे तक प्रभावित करते हैं। इसी तरह से नाट्य शैली में एक व्यंग है, मानसून वितरण संवाद, अथ मानसून वितरण संवाद। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत अच्छा व्यंग संग्रह है। अंतिम दर्शन का दर्शन शास्त्र, विसंगति को पकड़ने का मादा डॉक्टर मुकेश असीमित के पास है। उनकी दृष्टि बहुत चौकन्नी है। कहीं कहीं जगह वो वर्णनात्मकता या यथार्थ चित्रण में गहरे चले जाते हैं और वहाँ पर कभी कभी व्यंग की पकड़ कुछ ढीली होने लगती है। लेकिन जहाँ वे व्यंजना के माध्यम से या विषयों की पड़ताल करते समय अपने चिंतन पक्ष को उभार के लाते हैं, वहाँ व्यंग बहुत प्रभावी होकर दिखाई पड़ता है। उम्मीद है कि भविष्य में और भी धारदार मारक रचनाएं हमें डॉक्टर मुकेश असीमित के व्यंग संग्रहों में पढ़ने को मिलेंगी। बहुत सारी शुभकामनाएं। दूसरा व्यंग संग्रह जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा वो है केदार शर्मा का। केदार शर्मा का ये व्यंग संग्रह है, नहीं फैलता ये रायता। एक रिदमिक सी कोशिश की गई है रखने की व्यंग संग्रह के शीर्षक को, और ये व्यंग संग्रह हर कहीं फैलता ये रायता इंक पब्लिकेशन से प्रकाशित हुआ 2025 में। इसमें कुल 32 व्यंग हैं और व्यंग संग्रह की भूमिका में वरिष्ठ व्यंग्यकार और उपन्यासकार अरविंद तिवारी जी लिखते हैं कि केदार शर्मा के जो व्यंग हैं उसमें व्यंग की भाषा बोलचाल की सरल भाषा है। जो ये कहना चाहते हैं सरलता से कह देते हैं। घुमा फिरा कर बात करने का भी कहीं कहीं प्रयोग किया गया है। और जहाँ तक विषयों की विविधता का सवाल है, शिक्षा, समाज, साहित्य, मानवीय दुर्बलताओं पर इसमें व्यंग मिलते हैं। और केदार शर्मा के ये व्यंग आकार में लघु टिप्पणियाँ या काफ़ी छोटे भी हैं, 1 पेज 2 पेज या 2.5 पेज के लगभग। हालांकि उनके जो शीर्षक हैं वे बहुत अच्छे हैं और कई जगह अपील करते हैं, जैसे बलिहारी जाऊं बागीपन पर, इंसानों के संग हाथी दर्शन के रंग, पंडित वही जो गाल बजावा, ये मशहूर तुलसी की पंक्ति को लेकर, भून कर भुनाने की कला, शोर की सुनामी। तो जो शीर्षक हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। और केदार शर्मा अपने व्यंग में कई स्थानों पर हमको, जैसे एक पंचलाइन मैंने देखी, गाल बजाने वालों के लिए राजनीति सबसे उर्वर क्षेत्र है। यात्रा के बाद हाथ कंगन को आरसी क्या,
आप खुद ब खुद अंतर महसूस कर सकेंगे कि यात्रा पर जाते समय आप किस तरह से खिले हुए गुलाब की तरह से रवाना हुए थे और अब किसी भुने हुए बैगन के भुर्तों के माफिक आप लौटे हैं, सुख के बाद दुख का जायजा लेकर। यही तो आपको चाहिए था। माँ लक्ष्मी हंसते हुए कहने लगी, जब मनुष्य मशीन जैसे होते जा रहे हैं तो मशीन की मशीन होने पर काहे को हो हल्ला करते हो। एक रद्दी का सीजन और पाठक जी का दुखी मन में बहुत अच्छी पंचलाइन। आखिर में रद्दी वाले ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा, मेरी नज़र में तो हम दोनों ही रद्दी का धंधा कर रहे हैं। फ़र्क यही है कि मैं रद्दी खरीद कर बेच देता हूँ और आप जमा कर लेते हैं। भिखारी भिखारी भाई भाई। साथियों, हमारे पेशे में अनेक छद्म भिखारी आ गए हैं जिससे हमारी पहचान खोती जा रही है। अब भिखारियों की भी कई श्रेणियां बनती जा रही हैं, यथा सामाजिक, राजनीतिक, सरकारी और पारिवारिक इत्यादि। चंदा, चुनावी बॉन्ड, सहयोग राशि, दान भंडारे और सरकारी रेवड़ियों के नाम से खूब भीख का लेन देन होता है, पर इन सब की सम्मानित श्रेणियों में गिनती है। तो कुल मिलाकर अगर हम कहें तो हर कहीं फैलता ये रायता। केदार शर्मा का व्यंग संग्रह एक अच्छा और सार्थक प्रयास तो है, लेकिन भाषा और कथन की शैली में अभी लंबी यात्रा उनको तय करनी पड़ेगी। केदार जी के पास व्यंग की दृष्टि है, बस उसे कुछ अभ्यास, स्वाध्याय और धार देने की दरकार है। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोनों व्यंगकारों को। गोष्ठी विद अतुल चैनल के साथ आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये यात्रा हमारी साथ साथ जारी रहे। नमस्कार।